अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि फरज शहजादी की मुबैना करप्शन की नई कहानी सामने आने के बाद मेरे कप्तान के लिए मुश्किलात कितनी बढ़ सकती हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरज शहजादी उर्फ फराह गोगी एक मरतबा फिर खबरों में हैं। इससे पहले नवंबर 2022 में दुबई की कारोबारी शख्सियत उमर फारूक ज़हूर ने यह दावा किया था कि इमरान खान को सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से तोहफे में मिलने वाली घड़ी उनके पास फरोख्त के लिए फराह गोगी लाई थी। अप्रैल 2022 में नैब ने फराह गोगी के खिलाफ नामालूम ज़राए आमदन से असासे बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और मुख्तलिफ नामों के कारोबारों में कई अकाउंट्स इस्तेमाल करने के इल्जामात पर तहकीकात की मंजूरी दी थी। नाज़रीन, 2018 में इमरान खान और बुशरा बीबी की शादी और बाद में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद फराह खान का नाम पहली मरतबा मंजर आम पर आया था। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ही फरज शहजादी और उनके शौहर जमील गुज्जर की मुबैना करप्शन की सरगोशियां शुरू हो गई थी। बाद में उस वक्त की अपोजिशन ने भी जलसों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फरज शहजादी उर्फ फराह गोगी की करप्शन का जिक्र शुरू कर दिया था। इसके घर की दो खवातीन ने, एक पीरनी साहिबा हैं वो और एक जो फराह गोगी, सिर्फ दो खवातीन ने कई अरब की चोरी की। दो खवातीन एक घर से इतनी बड़ी चोरी कर सकती तो आप सोच लें इस पार्टी का क्या हाल होगा। नाज़रीन, इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा रहने वाले अब्दुल अलीम खान ने आज इस बात को दोहराया कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर DGISI इमरान खान को बताया था कि उनके घर में चोरी का माल आ रहा है। तिजोरियां भरी जा रही और कोई ना पूछ रहा हो, तो इसका क्या मतलब है? इस बेईमानी में, इस करप्शन में आप शामिल है। जो हमारे आज आर्मी चीफ है, उस दिन क्या थे वहां पे? वो DGISI थे और उन्होंने इमरान खान साहब के सामने जाके एक बात कही कि आपके घर में बेईमानी का माल आ रहा है। उनको ना आज ही बदलना है। उस दिन इतवार का दिन था, उन्होंने कहा पीर का इंतजार नहीं करना, इतवार वाले दिन बदलना है इसको। ये नया पाकिस्तान फराह गोगी ने बनाना, ये नया पाकिस्तान बना रही थी फराह गोगी। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने से 5 दिन पहले फरज शहजादी बैरून मुल्क चली गई। रवां बरस मई में FIA ने इंटरपोल के जरिए उनको गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने का फैसला किया, लेकिन इस हवाले से कोई पेशरफ ना हो सकी। उसके बाद यह इम्कान जाहिर किया गया कि फरज शहजादी बुशरा बीबी के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं, लेकिन मामलात आगे बढ़ते नजर नहीं आए। नैब ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी और फराह खान को 13 नवंबर को तलब कर लिया है। फराह खान की मुबैना करप्शन के किस्से पाकिस्तानी मीडिया की मुसलसल जीनत बनते रहे और आज एक दफा फिर मीडिया पर उनकी मुबैना करप्शन की नई तफसीलात सामने लाई गई हैं। खबर के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत में फराह शहजादी और फराह गोगी के असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हुआ। फरज शहजादी ने 2020 में 95 करोड़ रुपए के असासों को खुद तस्लीम किया, जबकि खबर के मुताबिक उनके 3 अरब 82 करोड़ रुपए के मलकियती असासे ऐसे भी हैं जो उन्होंने जाहिर ही नहीं किए। फरज शहजादी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। फरज शहजादी की मुबैना करप्शन के हवाले से खबर सामने आने के बाद हमने उनके शौहर एहसन जमील गुज्जर से राब्ता करने की कोशिश की और उन्हें तहरीरी सवालात भी भेजे, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। नाज़रीन, फराह खान की मुबैना करप्शन की नई खबर सामने आने और नैब की तरफ से बुशरा बीबी और फराह खान की तलबी से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, नैब ने बुशरा बीबी और फरज शहजादी को नोटिस जारी करके 13 नवंबर को तलब किया है। आज फरज शहजादी की मुबैना करप्शन से मुतालिक खबर सामने आ गई। माजी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को नैब केसेस में गिरफ्तार किया गया। क्या 13 नवंबर को नैब में पेशी के मौके पर बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जा सकता है? सवाल नंबर 2, नैब ने कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ समेत बहुत से लोगों पर जो इल्जामात लगाए, बाद में वो साबित न हो सके। गैर जाहिर शुदा असासों की बुनियाद पर फरज शहजादी पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, क्या उनको साबित किया जा सकेगा? सवाल नंबर 3, माजी में आमदन से जायद असासों के कानून को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल करने के इल्जामात लगाए जाते रहे हैं, क्या मौजूदा दौर में भी इस कानून का यही इस्तेमाल किया जा रहा है? सवाल नंबर 4, बाद तज्जियाकारों का अंदाजा था कि इलेक्शन करीब आते ही चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ की मुश्किलात में कमी होगी, लेकिन आज फराह खान के खिलाफ खबर सामने आने के बाद यह कहा जा सकता है कि मेरे कप्तान की मुश्किलात में कमी होती नजर नहीं आ रही। सवाल नंबर 5, पिछले कुछ दिनों से चंद सोशल मीडिया पेजेस पर इंतखाबात के हवाले से सर्वे करवाए, जिनमें तहरीक-ए-इंसाफ पहले नंबर पर आई। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून सादा अक्सरियत लेना चाहती है। अगर ये सर्वे नताइज अवामी राय की अक्कासी कर रहे हैं तो मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात कैसे पूरी हो सकती हैं?
इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूं। आज मेरे साथ 3 सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मौजूद हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार नुसरुल्लाह मलिक साहब। मलिक साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मतियुल्लाह जान साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अतर काज़मी साहब। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मलिक साहब सबसे पहले आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। सर, बड़ी स्टोरी आई है फराह शहजादी साहिबा के हवाले से, लेकिन मुझे सिर्फ एक सवाल है, तो आप तीनों सहाफ़ी, मुझे एक सवाल है, वो ये है कि ये स्टोरी दी किस सहाफ़ी ने है? इसका जर्नलिस्ट कौन है जो इस स्टोरी को ओन करेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो तहकीकात हो रही है फराह गोगी के हवाले से, या जो FIA तहकीकात कर रही है, ये वो स्टोरी है जो उन ज़राए से मंजर आम पर आई है। अच्छा, अब फराह गोगी के हवाले से ये चीज़ें तकरीबन पहले भी मंजर आम पर आ चुकी हैं। ठीक, इसमें कुछ चीज़ों का आप इजाफा समझ लें, बाकी कोई ऐसी चीज़ नई नहीं है जो सामने आ जाई हो। ज़मीन 240 कनाल फराह गोगी के नाम अलाट की गई। ठीक, एक बड़े प्रॉपर्टी टाइकून का नाम लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि 190 पाउंड की जो उन्हें रिलीफ दिया गया था, जो उनको फ़ाइन हुआ था, उसके बाद PTI की हुकूमत ने उसको परसू नहीं किया। आप हमारे चैनल पे मलिक रियाज कह सकते हैं। मैं वैसे कह लेता हूँ अक्सर भी कि मलिक रियाज साहब को जो रिलीफ मिला, उस केस को भी उन्होंने परसू नहीं किया PTI की हुकूमत। इसलिए ये समझा जाता है कि ये रिश्वत के पैसे थे और ये रिश्वत की ज़मीन थी। ठीक, और फिर जो एंटी करप्शन पंजाब ने तहकीकात की थी, जो बैंकों के वाले से ख़ास तौर पर हुई थी, कि उनके अकाउंट्स में मुख्तलिफ लोग जाके पैसे जमा करवाते रहे, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। एंटी करप्शन पंजाब के पास आज भी हैं। ये कंपाइलेशन है उन सारे उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात की। ठीक, कि जो कुछ भी वो करती रही यहाँ पे, और इससे कोई मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय है नहीं। बदकिस्मती से जो इमरान खान साहब का हमायती है वो ये समझता है कि नहीं, खान साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, लेकिन ये लिंक कहाँ जाके मिलता है? आज़म खान साहब क्या किया करते थे पंजाब में? उस्मान बुज़दार साहब की क्या यहाँ पे क्या काम था? और फराह गोगी के कहने पे अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी तो उस्मान बुज़दार साहब या आज़म खान साहब या इमरान खान साहब के इल्म के बगैर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसे हो सकती थी? ठीक, फिर ये जितने पैसे बनाए गए या असासों में इजाफा किया गया, ये क्यों किया गया आखिर? हाँ, किस वजह से किया गया? फराह गोगी जब सामने आएंगी, यकीनी बात है वो अदालत का सामना करेंगी या तहकीकात का हिस्सा बनेंगी, लेकिन उनके पास इस बात का क्या सबूत होगा कि एक कंपनी बनती है, उसके बाद वही कंपनी फिर कन्वर्ट हो जाती है, फिर मानिका एंड कंपनी आ जाती है। तो आप जब मानिका साहब आ जाएंगे, उसमें लिंक होंगे, बुशा बीबी लिंक होंगी, तो आप कैसे निकाल सकेंगे इमरान खान साहब को और बुशा बीबी का? निकालना मुश्किल है। असल में खान साहब के पास या बुशा बीबी साहबा के पास इससे निकलने का, अगर इंसाफ और कानून के तकाज़ों के मुताबिक तहकीकात हों, तो कोई रास्ता नहीं। कोई रास्ता। मैं आपसे एक छोटा सा एक जुमला अर्ज़ कर दूँ। मुझे भी यानी 3 दहाइयों से ऊपर हो गए हैं इस लाहौर के अंदर जर्नलिज्म करते हुए। बड़ी बड़ी करप्शन की दास्तानें रही हैं हुकूमतों के दरमियान, लेकिन अगर किसी ने डिप्टी कमिश्नर पुलिस और पुलिस के DSP के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के तबादलों के अगर किसी ने पैसे दिए हैं, वो बुज़दार हुकूमत के दौरान दिए गए सबसे ज़्यादा। यानी पहले किसी ने दिए होंगे, कोई एक ट्रांसफ़र होगी किसी ने, या किसी को ओबलाइज किया गया होगा। ओबलाइज होते हैं आपके सियासतदान, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाते हैं। लेकिन अगर मंडी लगी हो बेचने की कि ठीक है जी पैसे दें और ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा लें, और फिर उसी जिस शख्स के पास ये सारा पंजाब में इख्तियार था, उसकी जब शादी होती उसके बेटे की, आप सब ने वो देखा होगा कि कितने उसके ऊपर कितना पैसा खर्च किया गया। तो ये सबूत सारे खान साहब सलामी की भी बात हुई थी, सलामी की बात हुई। ये सारे सबूत खान साहब को ना सिर्फ आज के आर्मी चीफ ने दिए थे, बल्कि उस वक्त भी खान साहब को ये इतलात दी जाती थी। मैं उन पंजाब के उन सूबाई वज़रा से वाकिफ़ हूँ जो पूरी पूरी फाइल बनाकर लेकर गए। अच्छा, उन्होंने फाइल इमरान खान साहब के सामने रखी कि सर ये करप्शन हो रही है पंजाब के अंदर, हमारे महकमों में हो रही है। आप बताएं मुझे, 5 हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी तब्दील किए गए, 5। ठीक, ये मुसलसल तब्दील क्यों होते रहे? जहाँ से पैसे नहीं बनते थे वहाँ से तबादला कर दिया जाता था। मैं समझ। और फिर वो वज़रा गए इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब ने वो ना सिर्फ उन वज़रा से वो डॉक्यूमेंट्स लिए, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स दिए बुज़दार साहब को। और बुज़दार साहब ने उन अराकीन असम्बली को, उन वज़रा को बुला के कहा आप ये पेपर दे कर आए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। मतियुल्लाह जान साहब, ये बहुत बड़ा स्कैंडल है सर। ये तो हज़ारों की तादाद से बताया गया कि असासे बढ़ गए एक ही साल के अंदर, और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। आज दिन भर पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बनी रही। सवाल मेरा दोबारा वही है कि हमें ये खोज लगाने की ज़रूरत है कि वो कौन सा सहाफ़ी है जिसने एक्चुअली ये खबर ब्रेक की है। हम इसकी एक्चुअली एक टाइमलाइन निकाल रहे थे, तो थोड़ा सा हमें जो थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना मनी ट्रेल, तो हमने खबर ट्रेल निकालने की कोशिश की थोड़ी सी। हमारी टीम ने, मैंने इसकी ड्यूटी लगाई।
12:59 पे सबसे पहले गरीदा फारूकी साहिबा ने इस खबर को ट्वीट किया और उन्होंने कहा ये एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ आ रही है फराह घोगी के हवाले से। और तकरीबन फिर 1:10, 1:06, 1:08 से जो है फौरन मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी ये खबर आ गई। ये अब हमें उस जर्नलिस्ट को ढूंढने की जरूरत है क्योंकि उसके पास बहुत बड़े इंकशाफात होंगे, ये डॉक्यूमेंट्स होंगे। ये मैं सुबह दोपहर से ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे वो सहाफ़ी नहीं मिल रहा। देखें, आपको आने वाले दिनों में शायद एंकर भी ना मिले क्योंकि एंकर की भी जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, तो ऐसा ना करें आप भी एंकर। अब एक जुमला मैं आप उनकी तरफ जाने से पहले कह दूं, मैं यही खबर मैं आपका टीवी चैनल और है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, यही खबर हम अपने टीवी चैनल पे लाहौर के हमारे एंटी करप्शन के रिपोर्टर पूरी खबर ब्रेक कर चुके हैं। अच्छा, ये उन्होंने आज इसको कंपाइल किया गया है। अच्छा, ये सारे मैंने पहले कहा ये कंपाइलेशन आज की है, लेकिन ये खबर पहले सारी एंटी करप्शन की खबर की, कितने असासे बने, कैसे बैंक में पैसे जमा करवाए गए, कितने हर हफ्ते के बाद एक बंदा बैग लेके बैंकों में गया पैसे जमा करवाने, वो फ्रंट मैन तो आज भी एंटी करप्शन पंजाब के पास है। मलिक साहब, अच्छा चलें पहले मती भाई अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं आगे चलता हूँ। जी मती भाई, ये बात ना कीजिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये जो आपने कहा है ना एंकर की जरूरत ना पड़े, ना अपने पेट पे लात मारे ना हमारे पेट पे लात मारे। जी गो अहेड। बात यह कि पहले तो जो हालात रहे हैं उसमें एडिटर का जो एक इदारा होता था वो तो ख़त्म हो गया, एडिटर की ज़रूरत नहीं। और अब हम देखते हैं कि बहुत सी खबरें ऐसी चलती हैं, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे न्यूज़ रिपोर्टर ने खबर लाहौर से ही ब्रेक की होगी और जैसे नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं, मगर जो मैंने देखा है जो दूसरे चंद चैनल से उन पे बगैर किसी सोर्स के ये खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाई गई। और न सिर्फ ये कि ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे जो न्यूज़ प्रेजेंटर थे उन्होंने ये चलाई, बल्कि उसके साथ ही कुछ सियासतदानों का बीपर ले लिया। मैं तो ये तवक्को कर रहा था कि शायद कोई हमारे साथी रिपोर्टर होंगे, मगर 2-3 ऐसे बड़े चैनल थे जिन्होंने वो खबर उसी तरह चलाई और सियासतदानों का बीपर भी ले लिया। मगर बहरहाल हैविंग सेड दिस, ये तो हमारे मीडिया के मसाइल तो हैं। अब असल चीज ये है जो इल्जामात हैं जो लगाए जा रहे हैं फराह घोगी के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि ये पहले भी जैसा कि नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा ये इल्जामात लगाए गए हैं और इसमें कुछ नई चीजें सामने आई हैं। मगर बतौर एक सहाफ़ी मेरे ज़हन में ये बात आती है कि ये इस वक्त और इस टाइम पे क्यों ऐसे चीज़ों को दोबारा से हाईलाइट करने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे लगता है कि अब नैब का जो इदारा है अब तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मुस्तैद हो चुका है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो चुका है और बहुत ज़्यादा जिसको कहना चाहिए गैर जानबदार और इम्पार्शल और प्रोफेशनल हो चुका है। अब तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए काफ़ी ताकतवर इदारों से ताकतवर लोग भी आ चुके हैं। तो अब फराह घोगी के खिलाफ जो इन्फॉर्मेशन आई है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तो वजन होगा, मगर ये अब चंद ही दिनों में इलेक्शन का शेड्यूल भी आ रहा है और इलेक्शन का जब शेड्यूल आएगा तो उस वक्त इलेक्शन सिंबल मिलेंगे पार्टीज को, टिकटों के फैसले होने हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह का जो बड़ा स्कैंडल अब इस वक्त सामने लाया जा रहा है ये क्लियर कट मैसेज भी है बहुत से उन लोगों के लिए कि जो ये तवक्को कर रहे थे कि वो फराह घोगी की जो सियासी जमात है वो उससे टिकट लेंगे। अच्छा। तो मेरे ख्याल में आप देखना ये है कि इन इल्जामात के बाद नैब जो है क्या उन ब्यूरोक्रेट्स को भी सवाल जवाब करेगा जो मुबैना तौर पे पैसे देकर अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग करवाते रहे, और अगर वो ब्यूरोक्रेट्स उनकी कोई फहरिस्त ऐसी बन चुकी है नैब में और उनके खिलाफ कोई फौरी कार्रवाई नहीं होती तो यकीनन फिर लगता ये है कि वो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो किसी ना किसी तरीके से या तो फंस जाएंगे या फिर अपने आप को निकालने के लिए वो आइंदा जो अपने सरकारी फराइज हैं वो अच्छी तरह सरअंजाम देंगे। तो ये टाइमिंग इस खबर की बड़ी अहम है। और बाकी जहाँ तक मीडिया और रिपोर्टर का ताल्लुक है मंसूर साहब, मेरे ख्याल में लोगों को अब खबरें चाहिए, लोगों को अब सहाफ़ी नहीं चाहिए, तज्ज़ियाकार नहीं चाहिए और लोगों को अब खबरें पढ़ने वाले भी नहीं चाहिए। लोगों को तो सिर्फ ये चाहिए कि जिस तरह 2018 में लोग करप्शन के स्कैंडल सुनते रहे हैं इस तरह आप भी सुनेंगे। अफसोस इस बात का है कि लोग अब यकीन करना छोड़ देते हैं और ना तो अदलिया के फैसलों पे लोग यकीन कर रहे हैं ना मीडिया की खबरों पे यकीन कर रहे हैं और यही नुकसान है और यही बात समझने की है उन ताकतवर हलकों के लिए कि जब आप अदलिया और मीडिया को इस्तेमाल करते हैं तो फिर जो सच्ची खबरें होती हैं और जो जेन्युइन करप्शन की खबरें होती हैं लोग उन पर भी यकीन नहीं करते। अतर काज़मी साहब, ये मैं जो कुछ भी ये फराह खान साहिबा के हवाले से हमने देखा है और जितनी बड़ी ये बताई जा रही है, जितनी बड़ी ये खबर है, मुझे मैं रिकॉल कर रहा हूँ 2017 को, 2018 को
शहबाज शरीफ साहब और इस तरह दीगर लोग, मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे, बिल्कुल इसी तरह रिपोर्टिंग होती थी। यही कहा जाता था इंकशाफ हो गया, आपके सोच से बाहर है, ये गोश्त भी खा चुके हैं इस कौम का, ऐसी करप्शन हुई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सच्चे थे या ये झूठे हैं या ये साफ हैं वो झूठे थे, मैं इस डिबेट में नहीं जा रहा। लेकिन मेरे लिए जो परेशानी की बात है वो ये है कि जब वो सब कुछ खत्म हुआ और अब हमने उन केसेस को देखा, नैब के केसेस को देखा, तो सब कुछ ही खत्म हो गया। ना फर्द जुर्मायद होती हैं, बताया जाता है कि नहीं जी बरी हो गए, ऐसा कोई चक्कर ही नहीं था, कोई मसला ही नहीं था। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि ये जो फराह गोगी का केस है इसको हमने कितना सीरियसली लेना है, या कल को ये भी हो सकता है कि हवाओं का रुख तब्दील हो और फराह गोगी भी जो है वो पाक साहब हो के इसमें से निकल आए। जी नहीं मंसूर साहब, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होता है। कुछ केसेस का आपने जिक्र किया, उससे आप थोड़ा और पीछे चले जाएं। यहाँ पे डॉक्टर आसिम साहब थे जिनके ऊपर 400 अरब करप्शन का इल्ज़ाम लगता था, रोज़ टीवी पे प्रोग्राम्स होते थे, आपको याद होगा सिंध में डॉक्टर आसिम, तो यकीनन वो मसला भी हल हो गया होगा। जहाँ तक फराह गोगी साहिबा का ताल्लुक़ है, देखिए उनके ऊपर कोई अगर इल्ज़ाम है तो वो आके ख़ुद उसका दिफा करेंगी और यकीनन अदालती निज़ाम में आइन और कानून के मुताबिक वो मसला हल होगा। एक चीज़ है कि 16 महीने हुकूमत भी रही और इतनी बड़ी करप्शन होती रही, तो ये भी कोई बता दें कि इस शख्सियत का फ़लानी जगह पर फ्लैट निकल आया, ये निकल आया, या कोई तो उसका ज़रिया वो मिला देना आप इसमें। दूसरी बात ये है कि देखें, ये बार बार कहा जाता है कि जी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपया लिया गया और वो मतलब वो इतना ज़्यादा पैसा लिया गया कि वो अरबों में रकम चली जाती है। अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग कौन करवा रहा था? ब्यूरोक्रेट करवा रहे थे। फराह गोगी तो इस मुल्क में नहीं है ना, लेकिन जो कमिश्नर या मुबैना तौर पे डीसी या एसी या एसएचओ जो पैसे दे के अपनी ट्रांसफ़र करवा रहा था वो तो इसी मुल्क में है ना, या फिर वो अब ट्रांसफ़र करवा के यूगोस्लाविया चला गया। आप 5 डीसी सामने लेके आए ना, क्या पाकिस्तान का आइन और कानून ये इजाज़त देता है कि एक डीसी पैसे दे के खुदा न खास्ता अपनी ट्रांसफ़र करवाए? तो अब मेरे ख्याल में जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं उनको कम से कम 5 डीसी तो अपनी दौरे हुकूमत में सामने लेके आने चाहिए थे ना। पीडीएम की हुकूमत थी जो 16 माह, वो बार बार ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का कहते हैं। क्या आज तक आपको उनके साथ उन्होंने कभी शेयर किया कि ये ब्यूरोक्रेट जो है वो पैसे लेके आता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है शेयर किया हो, मैंने तो नहीं देखा। तो ये वो चीज़ है कि जिससे लगता है कि ये एक सियासी बयानिया है। बाकी जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, पिछले दौर में भी होती रही होगी, उससे पीछे भी होती रही होगी और खुदा न खास्ता हो सकता है कि अब भी हो रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि आप एक सियासी बयानिया तो बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? कि नतीजा कुछ नहीं निकलता, सिर्फ उस पर बहस करवाना शायद मकसूद होता है और वो बहस हम कर रहे हैं। मलिक साहब, ये अतर भाई जो बात कह रहे हैं कि फराह गोगी का तो नाम लिया जाता है, उन ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से तो पूछे ना जिन्होंने रिश्वत दी। और मलिक रियाज साहब, मैं इसमें ऐड भी कर दूं, मलिक रियाज साहब का कोई नाम क्यों नहीं लेता? उनके खिलाफ भी तो हुकूमत एक्शन में ले। देखिए, मुझसे ज़्यादा अतर साहब ये बात जानते हैं। पहले मैं थोड़ी सी 1-2 चीज़ें बता दूं। 13 अप्रैल को ये स्टोरी आती है, ये फराह गोगी के सासों वाली। फिर ये स्टोरी आती है 7 जून को कि दोबारा से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया, ये जो पैसे उनके बैंक में आए हैं। मसला ये है कि कोई आज की स्टोरी, मैंने पहले जैसे कहा कि आज की स्टोरी नहीं है, ये 13 अप्रैल से स्टोरी आ चुकी थी। दूसरी बात जिसका जिक्र अतर काज़मी साहब कर रहे हैं जी, कि ब्यूरोक्रेट सामने आए। पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम किसे कहते हैं? वाइट कॉलर क्राइम ये होता है कि मैंने पैसे दिए और मैं भर्ती हो गया। कभी आपने ऐसा शख्स देखा होगा कि जिसने पैसे दे के भर्ती हुआ हो किसी भी दौरे हुकूमत के अंदर, बाद में आके कि जी मैं गलत भर्ती हुआ हूँ जी, मैंने पैसे दिए थे ताकि उसको नौकरी चली जाए? ठीक, ये कभी नहीं होता। और अतर साहब इस बात से वाकिफ़ हैं। आप मुझे बताइए, जितने आपके ठेके हैं, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत, मैं कहता हूँ उसमें पीपल्स पार्टी, PTI, PML, 3 बड़ी जमातों की हुकूमतें देख लें, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसके दौरान जो आपके ये कंट्रैक्टर्स हैं ये पैसे दे के अपने बिल अप्रूव ना करवाते हों, इनको पैसे दे के अपनी मंजूरी ना करवाते हों। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कह दिया था कि ये 30 से 40% तक कमीशन लेंगे। मलिक साहब, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, तो एक का सियासत से ताल्लुक है, इस वजह से रगड़ा जा रहा है। मैं वही आपसे अर्ज़ करूँ। होता ये है कि ठीक है, सियासी मुखालफिन जिस तरीके से ऐसी स्टोरीज़ को तलाश करते थे, ऐसे बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए माजी में किया करते थे, आज यकीनी बात है PTI के ऊपर दबाव है, PTI के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बरी ज़िम्मा कभी करार नहीं दिया जा सकता। यानी आप देखें ना, आप उस ऑफिस को इस्तेमाल करते हो, जिस प्लेन की तस्वीर फराह गोगी ने की, इस कौम ने देखी है, वो किसका प्लेन है? मलिक रियाज साहब का त्यारा है ना। ठीक, यानी फराह गोगी साहबा को इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनको मलिक रियाज साहब अपना त्यारा दे रहे थे कि अपने त्यारा इस्तेमाल करो। सर, आपके लिंक्स और दुबई चले होंगे। सर, मेरी गुजारिश नहीं देना, मेरी गुजारिश ये है, मेहरान नहीं देता सर, किसी न किसी काम में कोई लगाया गया था ना कि आपने ये काम करने हैं, इसलिए आपकी त्यारा भी हाजिर है।
सियासतदानों को अगर सरमायादार मंसूर साहब पैसे देते हैं तो अपने मफादात के लिए देते हैं, अपने काम करवाने के लिए देते हैं, और ये जो काम उनके हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो पैसे हासिल करते हैं। इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। हम समझते हैं कि किसी दौर में ज़्यादा हुआ होगा, किसी दौर में कम हुआ होगा। आज भी आप कह सकते हैं जी ये 10 जो पार्लियामेंटेरियन हैं इन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? यहाँ क्लशनकोफ बनाने के लाइसेंस बेचे जाते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, या ठेका लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठेका मंजूर कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं, और ये हर दौर में हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि एक जमात ने, ये एक शख्सियत ने जिसका नाम इमरान खान है, उसने पूरी कौम को तो चोर बना दिया। उन्होंने कहा मैं हाजी हूँ। अब उसके घर का खर्चा कौन देता था? अलीम खान साहब देना शुरू हो गए, जहांगीर खान तरीन साहब उनकी ट्रांसपोर्ट देना शुरू हो गए। मेरा मलिक साहब जो गाड़ी, मेरा जो एतराज़ है वो मेरा एतराज़ सिर्फ सुन लीजिए। हमने माजी के अंदर ये करैक्टर असैसिनेशन है या कुछ भी इसको लफ्ज़ दें, हमने अजब करप्शन की गजब कहानियां। सर मैं इस बात से, तुसी मेरी गल समझ गए, बिल्कुल ठीक, मैं इत्तेफाक करता हूं। अजब करप्शन की गजब कहानियां, उसके बाद नून लीग पैनामा केस, ये सारी चीजें मैं कहता हूं, ये मैं सब चीजों से इत्तेफाक करता हूं। अब मुझे बताइए कि माजी में भी अब एहतसाब होने लगा, माजी में भी, अब भी शायद एहतसाब ना हो। अच्छा, अभी भी जुल्म ये है इस मुल्क के अंदर, जुल्म ये है इस मुल्क के अंदर कि हम एहतसाब करते नहीं हैं। अगर माजी में ठीक है, मियां नवाज शरीफ के दौर में अगर किसी की करप्शन के केसेस थे, उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। सवाल यह है कि हमने तब भी नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब जनाब 5,000 अरब लेके इंडिया चले गए। ये लोगों ने कहा ना। इसी पे नैब की कमेटी बनी कि जी कश्तियां भर के जाती थी यहाँ से। इससे नैब की तहकीकात हुई, हत्ता कि ये भी कहा गया कि 777 का जो जहाज है वो डॉलर से भर के वो जनाब रोजाना यहाँ से दुबई जाता है और 3 दफा जाता है। आप तो सब्र करें, यानी किसको ये भी अंदाजा नहीं कि 777 में गुंजाइश कितनी होती है और डॉलर्स कितने जा सकते हैं। मैं कहता हूँ इन बातों को छोड़ दें। आज भी ये इल्जामात अगर कोई एग्जेजरेशन के साथ लगा रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, उठा के आपने मलिक रियाज साहब को दे दिए। ठीक है, जब आपने दिए उसके अगेंस्ट आपने जमीन ले ली, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। फिर आपके अपने वुज़रा कह रहे हैं, पंजाब के 10 वुज़रा मैं आपको बता सकता हूँ जो ये बात जाके इमरान खान साहब के पास रोते थे कि हजूर वहाँ हर चीज़ के पैसे मांगे जाते हैं। खान साहब उन्हीं फाइलों को उठा के बुजदार साहब को दे देते थे। इसलिए उस्मान बुजदार साहब ने अगर पैसे लिए या उनकी दौरे हुकूमत में पैसे लिए जाते रहे, इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं उसके। मुझे बताइए आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? नहीं तो आज़ाद कश्मीर में उस्मान बुजदार तो इधर ही उन्हें गिरफ्तार। सर आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ? आज़ाद कश्मीर का बेचारा साबिक वज़ीर आज़म ये कहता है कि मेरे अरबों रुपए डूब गए, उनके खानदान में लड़ाई हो गई, उनके घर वाले ने कहा भाई हम इससे ज्यादा पैसे पीटीआई पे नहीं लगा सकते। यानी आप अरबों रुपए लेके उनको वहां वज़ीर आज़म बनाते हैं। सरदार तनवीर इलियास, यानी क्या ये ढकी छुपी बातें हैं? यानी आपने वहां से उनसे पैसे लिए, उनको वज़ीर आज़म बनवाया, फिर जब आपने देखा नहीं अब इनसे निचोड़ लिया गया, आपने नए बंदे को लाने के लिए दोबारा से ये सरदार तनवीर इलियास साहब कह रहे हैं कि मेरे अरबों रुपए लग गए। सरदार तनवीर साहब खुद कहते हैं, तो सरदार उनकी फैमिली में डिस्प्यूट, ये सरदार साहब ने रिश्वत दी थी, मतलब क्या? अब मुझे बताएं किस लिए लिए जाते रहे? उनसे कहा गया कि 4 हल्कों की आपने ये मुहिम आपने चलानी है। अच्छा। ये कैंपेन आपके जिम्मे है, ये पैसे आपने लेके आने पार्टी के लिए। आप मुझे बताइए जब आप इतने पैसे ले रहे होंगे एक बंदे को और उसको आप वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ओहदा देने को तैयार हो, तो ये तो एक सीट बेचनी क्या होती है? मंसूर साहब मैं आपसे एक और अर्ज करूं, आप सेनेटर्स खान कहते हैं जी, खान साहब कहते हैं मेरे हाथ बंधे हुए थे। सेनेटर्स की सीटें आपके पास आई, आप कंपेरिजन करके देख लें, किस दिन अतर काज़मी साहब बैठ जाएं, ये पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, तीनों के वर्कर्स में से किसको सीटें मिली सेनेट की, ज्यादा किसको मिली और ज्यादा बेची किसने, आपको अंदाजा हो जाए। मैं समझ गया। ये मती साहब मेरा एक सवाल ये है, जो अत्तर भाई तो पहले ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, सर उस्मान बुजदार भी यहाँ पे है, मलिक रियाज साहब भी मेरे ख्याल में पहुंच में ही है। मैं मुर्तज़ा अली शाह साहब की चंद दिन पहले ट्वीट देख रहा था कि शायद उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, बल्कि मलिक साहब आप तो उधर ही थे, हुई मुलाकात हुई थी? उन्होंने तरदीद की थी मलिक रियाज साहब ने कि मैंने मुलाकात नहीं की। खबर थी मुर्जा साहब की कि उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके मलिक साहब हमने भी उसको खोई लगाने की कोशिश की, जिससे मलिक रियाज फैमिली इनकारी थी कि वो उनसे नहीं मिले। चले तो ये मती साहब ये सारा जो नज़ला है ये एक साइड पे क्यों जा रहा है सर? ये बाकी साइडों पे भी तो जाना चाहिए कि नहीं? मंसूर साहब ये नज़ला एक साइड पे नहीं जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसे मैंने पहले कहा था कि नैब जो है बड़ी गैर जानबदार हो गई है, बहुत ताकतवर हो गई है। ये नज़ला किसी साइड पे भी जा सकता है। और आपको मालूम है कि जो 190 मिलियन पाउंड का मामला है उसमें सिर्फ ये पीटीआई का या इमरान खान की काबीना का ही मामला नहीं है, मलिक रियाज जो बीच में हैं, तो जारी बात है जब मलिक रियाज पे हाथ डाला जाएगा तो मलिक रियाज तो माशाल्लाह वो सिर्फ पीटीआई से तो उनके ताल्लुकात नहीं है, वो तो नवाज शरीफ से भी हैं, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं हाल ही में,
नून लीग से हैं और दूसरी पीपल्स पार्टी के साथ तो खासतौर पे बड़े वो करीब रहे हैं। हाँ। तो ये मामला जो है ना, इसको ये जो हम कहते हैं ना चूहा जो है, ये किसी तरफ भी फेरा जा सकता है। और ख़ास तौर पे मुझे वैसे ही ये लग रहा है कि सियासतदानों के ऊपर अब पार्टी जिसको कहते हैं ना बाई पार्टीसन, उनका एहतसाब करने का वक्त आ गया है, बिला तफरीक और बिला इम्तियाज। तो कुछ उस तरफ मामलात भी जा सकते हैं इलेक्शन से पहले। और अगर उस तरफ किसकी मामलात जा रहे हैं, किसकी बात कर तो रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? सहाफियों की? सियासतदानों नहीं, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ कि ये मामलात जो है ना, अब ये सारे सियासतदानों के ऊपर ये मलबा गिर सकता है कि खासतौर पे जब आप मलिक रियाज के ऊपर हाथ डालेंगे, फरागोगी से काम शुरू करेंगे, तो ये मामला किसी तरफ भी जा सकता है। और ये भी इसका मकसद हो सकता है कि कागजात नामजदगी दाखिल कराने से पहले पहले किसी सियासतदान के साथ मामलात को हतमी तौर पे तय कर लिया जाए कि उसने इलेक्शन लड़ने भी हैं या नहीं। तो उसके लिए एक खास माहौल बनाना भी बड़ा ज़रूरी है। और ये जो फरागोगी का जो बहाना है, इसका निशाना कोई और भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मैं ज़रा थोड़ा सा टॉपिक को ज़रा चेंज करना चाहूँगा। अतर काज़मी साहब, बल्कि हमारे दीगर दो मेहमान भी जो हैं, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर पिछले 2-3 दिन से पोल्स का एक सिलसिला शुरू हुआ है, सर्वेस का सिलसिला शुरू हो गया है कि जी कौन सी जमात को आप वोट देंगे, कौन सी जमात जो है सबसे आगे है। सुना है चंद एंकर्स ने भी सर्वे करवाए हैं, पार्टियों ने भी सर्वे करवाए हैं। अतर काज़मी साहब, आपने पिछले हफ्ते आप मेरे प्रोग्राम में आए हुए थे और आपने बड़ी अजीब सी बात की थी। मैं रात को सही तरह सो नहीं सका था आपके जवाब के ऊपर। मैंने आपसे पूछा था पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर कौन है, आपने कहा परवेज़ खटक। ठीक है, तो बराए मेहरबानी अब पूरे होशो हवास में सवाल का जवाब दीजिएगा। ये जो पोल्स हो रहे हैं, इसके अंदर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सबकत ज़्यादा हासिल है। आपकी अब माहिराना राय क्या है? बराए मेहरबानी सीरियस जवाब दीजिएगा। नहीं, पाकिस्तान की सियासत और जितनी संजीदगी से इस वक्त मुल्क में हो रही है, यकीन कीजिए उससे ज़्यादा संजीदगी से मैं जो है जवाब दूंगा आपको। अब ये जो सर्वेज़ वगैरह हो रहे हैं वो सबके सामने हैं, कुछ डिलीट हो गए, कुछ जो है वो चल रहे हैं। सुना कहीं पे किसी टीवी चैनल में भी कोई सर्वे वगैरह हुआ, उसका भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। देखें, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इस वक्त जो है अवामी मूड क्या है। देखें, अवाम आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अंडरडॉग को पसंद करते हैं। हमेशा ये होता है कि जो ये लगे कि जैसे इसके साथ ज़्यादती हो रही है, उसके लिए थोड़ी सी आपके दिल के अंदर नरमी भी पैदा होती है। और हमने माजी में देखा, जिस वक्त तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो हर ज़िमनी इंतखाब वो हार रहे थे। हर ज़िमनी इंतखाब वो क्यों हार रहे थे? इसलिए कि वो ये समझ रहे थे लोग कि ये जितने मसाइल हैं इनकी ज़िम्मेदार ये हैं, महंगाई ये हो रही है, दूसरों के साथ ज़्यादती ये कर रहे हैं, ये इनका तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं है। लेकिन इस वक्त आवाम जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन लोगों की जमात के लोगों के साथ सलूक हो रहा है, ओवरऑल जो 16 माह में हुकूमत की कारकर्दगी रही, तो उससे बज़ाहिर तो यही लगता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी मकबूल जमात है और अगर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन मिला तो वो बासानी इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन इन सर्वे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान का आइन कानून, जो हमारा दस्तूर है वो है। क्या हमारा आइन दस्तूर ये वाजे नहीं करता कि जनाब जिस अवाम की मंशा से हुकूमत आएगी, अवाम जिसको वोट देंगे, चाहे वो मियाँ साहब को दें, जरदारी साहब को या खान साहब को, लेकिन उसके बावजूद हम डिस्कशन भी ये होती है और आम जगह पे बिल्कुल कैजुअली ये कह दिया जाता है कि तहरीक इंसाफ को तो इलेक्शन ही लड़ने देंगे। भाई, किस आइन और कानून के तहत हम ये बात कर सकते हैं? किस तरह वो उनको लड़ने नहीं दिया जाए? साहब, सिर्फ ये नहीं, मैं तो ये डिबेट और डिस्कशन भी सुन के हैरान होता हूँ कि मियाँ साहब कह रहे हैं मुझे सादा अक्सरियत नहीं चाहिए, मुझे तो 2/3 चाहिए। मतलब वो बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मतलब वो मांग रहे हैं, नहीं वो किसी से कह रहे हैं कि मैनू नहीं पता, मैनू 2/3 दो मैनू। नहीं, मैं इस पे थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूंगा। देखिए, उन्होंने सादा अक्सरियत मांगी है, वो चाहें तो वो 3/3 भी मांग सकते थे, तो ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा उन्हें कि वो सिर्फ सादा कह रहे हैं कि हमें सादा अक्सरियत दे दें। तो मेरे ख्याल में देखें, जो मकबूल है वो आवाम को भी पता है, किसी के कहने से ना कोई मकबूल होता है। लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट, कबूलियत वाला आर्ग्यूमेंट है ना, बदकिस्मती से ये हमारे दानिश्वरों ने दिया है, हमारे मीडिया ने दिया है और आवाम को ये तासुर दिया है कि हम आइन और कानून को कितनी अहमियत देते हैं। और कबूलियत का जो ये जो सारा नैरेटिव है, ये किसने मुतारिफ करवाया? ये हमने करवाया और हमारे भाइयों ने मीडिया में करवाया। कबूलियत का नैरेटिव 2018 में भी था या नहीं? जी, ये 2018 नहीं, ये तो आप 70 साल से कबूलियत का नैरेटिव चल रहा है।
ये तो देख लेना, जिस भुट्टो ने 80 सीटें जीती थी उसके हवाले से मुझे और आपको ये बताया कि, और हम जवान हो गए ये सुनते सुनते, अब बूढ़े हो गए कि जी वो बहुत मकबूल था, 80 सीटें उसने जीती थी जो 160 शेख मुजीबुर रहमान ने जीती थी, उसका किसी ने बताया ही नहीं। मैं ब्रेक ले लूं क्योंकि आपने बात इस तरह की कह दी कि बूढ़े हो गए, बूढ़े आप हुए होंगे, मैं नहीं हूं, मैं अभी भी जवान हूं। मैं ब्रेक ले लूं, नाज़रीन ब्रेक के बाद की जरा कबूलियत और मकबूलियत के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तीसरे वजह। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सर्वेज, अवामी मकबूलियत और कबूलियत के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। नसरुल्लाह मलिक साहब, ये मकबूलियत और कबूलियत, तो मैं अगर सिर्फ अभी चूँकि मैं और आप लाहौर में बैठे हैं, अगर आप लाहौर के हवाले से तज्जिया दें तो मियाँ साहब अपने मकबूलियत के बलबूते पे लाहौर जीतेंगे या कबूलियत के बलबूते पे? देखिए, दो चीज़ें। पहली बात तो ये कि जो सोशल सर्वे होते हैं जितने भी, मेरे ख्याल में ये एक्यूरेट कभी नहीं होते। ठीक है। उसकी बात यह है कि अगर आप सोशल मीडिया पर अगर आप डाल दें, आज पीटीआई का कोई बंदा सर्वे करवाएगा तो उसके फॉलोअर्स ज़्यादातर वही होते हैं, वो वोट करेंगे पीटीआई कामयाब हो जाएगी। नून लीग वाला डालेगा, वो कहेंगे जी नून लीग पे बैठे हुए लोग हैं। फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे 50-50 एक बंदा वोट डाल सकता है। मसला ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान, अगर पंजाब की हम बात करें जहाँ हम इस वक्त बैठे हैं, हम यहाँ दो जमातें मकबूल हैं। एक वोट बैंक है मियाँ नवाज शरीफ के पास, दूसरा वोट बैंक है इमरान खान साहब के पास। 2018 में ये हुआ था कि नवाज शरीफ एक दबाव का शिकार थे, उनकी पार्टी से टिकट वापस करवाए जा रहे थे, इलेक्टेबल्स उनकी पार्टी से दौड़ा दिए गए थे, और उसके बावजूद PMLN पंजाब की 126 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो गई। ठीक ठीक। अब 129 के करीब, 8 सीटें फिर भी कम थी PTI की, और फिर जहांगीर खान तरीन और आज़ाद उम्मीदवार और सारा कुछ मिला के पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत बनी थी। उस दबाव के बावजूद आज वही दबाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। ठीक। आज तहरीक इंसाफ को आपको कहीं से कोई उम्मीदवार नहीं मिलता। आप मुझे किसी एक का नाम ले दीजिए जो लाहौर शहर में इस वक्त PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ने को तैयार है। शफकत महमूद साहब खामोशी से बैठे हुए हैं, शायद न लड़ें, शायद लड़ें, शायद न लड़ें। अच्छा। इसलिए उनकी सीट के ऊपर मुकाबला हो सकता है। खोखर बरदरान चले गए, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने इलेक्शन नहीं लड़ना, डिस्क्वालीफाई होंगी, इसलिए कि उनके ऊपर बड़ा एक सवीर केस है। नहीं, आपको पता है इलेक्शन से पहले हो जाएंगी डिस्क्वालीफाई? मेरे ख्याल में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी। देखिए, ये मुकदमात जो हैं, जैसे उस ज़माने में मुकदमात थे, अच्छा उस ज़माने में मुकदमात थे, उसमें से आधे सियासी थे और आधे आप कह सकते हैं कि चलिए उनके खिलाफ जायज़ मुकदमात भी हो सकते हैं। आज के जो मुकदमात हैं ये 99% दुरुस्त मुकदमात हैं। 9 मई की अगर आपके पास वीडियो हो कि एक शख्स खड़ा होकर कह रहा हो कि हमने GHQ जाके हमला करना है, दूसरा कह रहा हो हमने कोर कमांडर हाउस पे जाकर हमला करना है, तीसरा कह रहा हो हमने अंदर घुस के जाके मारना है, आप मुझे बताइए वायलेशन की ये मुकदमात नाजायज़ हैं? ये जायज़ मुकदमात हैं कि आपने स्टेट के एक इंस्टीट्यूशन के खिलाफ चढ़ाई कर दी थी। ठीक है। इसमें आपका निकलना काफ़ी हद तक मुश्किल होगा। अब दूसरी बात रह कि इलेक्टेबल्स जो हर दौर में जो स्विच करते हैं, जब वो देखते हैं इक़्तिदार किसी के हाथ से जा रहा है, मियाँ नवाज शरीफ के बारे में जब ये माहौल बन गया 2018 में कि मियाँ नवाज शरीफ जीतने की पोजीशन में, और हल्का सा किसी ने इशारा दिया कि भाई ये ज़ेर अताब मियाँ नवाज शरीफ की पार्टी है, वो लोग छोड़ के चले गए। सामा अख्तर परवाना, गुलाम बीबी परवाना, मैं नाम सरदार नज़ीर सुल्तान, गुलाम अहमद लाली, कितनी बड़ी लंबी फहरिस्त होगी, मैं आपको गिनवा सकता हूँ। ये सारे लोग छोड़कर चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तहरीक इंसाफ के ऊपर ज़रा सा दबाव आया, ये सारे छोड़ के निकल गए PTI से। ठीक है। कुछ लोग तो PTI से निकाले गए, कुछ भागे हैं कि कहीं वहाँ हमारी नशिस्त फेल ना हो जाए, फौरी भाग के वहाँ चले जाएँ। आज PTI के पास सियालकोट से लेके रहीम यार खान से लेकर रावलपिंडी तक चंद उंगलियों पे गिने हुए उम्मीदवार मौजूद हैं। इन उम्मीदवारान की मौजूदगी में नवाज शरीफ को एक खाली मैदान मिला है पंजाब का। अच्छा। इस खाली मैदान में नवाज शरीफ अगर नहीं जीता तो फिर कब जीतेगा, पहली बात। ओके। दूसरी बात रहेगी, नवाज शरीफ ने 2 अगले मरले तय करने हैं। बलूचिस्तान के अंदर इलेक्टेबल्स जो नवाज शरीफ के साथ थे, छोड़ के चले गए थे, उनको वापस ले आए हैं। ठीक है। बाप पार्टी के साथ वो इत्तेहाद करने जा रहे हैं, बाप पार्टी के लोग उनके पास वापस आ जाएंगे। कराची के अंदर वो MKM के साथ चले गए हैं और मौलाना फजल रहमान के साथ मिल के वो इत्तेहाद बना के वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। यही इत्तेहाद रिपीट हो जाएगा KPK के अंदर। इसलिए नवाज शरीफ बेहतर पोजीशन में नजर आते हैं हुकूमत बनाने की। पीपल्स पार्टी जो गिला शिकवा करती है लेवल प्लेइंग फील्ड, वो क्यों करती है? वो चाहती है कि पंजाब के अंदर PTI खड़ी हो, ताकि मियाँ नवाज शरीफ के पास पंजाब में अगर सीटें फ़र्ज़ करें 10 आ रही हैं तो उसमें से 6 बच जाएं, और पीपल्स पार्टी मजबूरी बन जाए नवाज शरीफ के लिए कि उनके साथ मिलाकर इत्तेहादी हुकूमत दोबारा बने, और पीपल्स पार्टी कह सके जी हमारी नशिस्तें आपसे
दो ज़्यादा वजारत उज़्मा हमें दी जाए। ठीक है, इसलिए पीपल्स पार्टी ये शोर मचा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सबको ओपन कर दें। पंजाब पीपल्स पार्टी जीत नहीं सकती, वो चाहती है जो 20-30 सीटें अगर निकाली जा सके तो वो पीटीआई निकाल ले। ठीक। ये इसलिए अगर आप कहें सपोर्ट है किसी को या किसी की सिलेक्टिव है कोई, ये दबाव पीटीआई 9 मई का बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये तारीख गवाह है कि 1999 के अंदर मुस्लिम लीग नवाज ये जनरल मुशर्रफ का दबाव बर्दाश्त कर गई थी, पीटीआई ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी। अब मतीउल्लाह जान साहब, फिर अगर ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो मलिक साहब अभी दे रहे थे, फिर उसके मुताबिक तो नेचुरल कोर्स के मुताबिक नून लीग जो है वो वजीर आजम हाउस की जाने बढ़ रही है। इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड का फिर सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। फिर तो अगर पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है तो पीटीआई ने 9 मई की वजह से खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी हुई है। देखिए, सियासी जमातों से तो गलतियां होती रहती हैं, मगर जो एक मुस्तकिल सियासी जमात है जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जब तक कि वो अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी नहीं करेंगी तो उस वक्त तक जो मुल्क का सियासी निज़ाम है और जो इलेक्शंस हैं, आवाम का उस पूरे अमल पे एतमाद बहाल नहीं होगा। अब जो भी इलेक्शंस होंगे, पहले से एक फ़ज़ा भी बन रही है, हवा भी चल रही है कि नवाज शरीफ साहब अगले वज़ीर आज़म में बिल्कुल हो भी जाएंगे, मगर इन इलेक्शंस में के नताइज क्या होंगे? क्या नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत से आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। और फिर क्या अगर वो सादा अक्सरियत से आएंगे तो वो कितनी सियासी जमातों का एक कोलिशन होगी, वो अब देखने की बात है। और सबसे अहम बात यह है कि इन इलेक्शंस के क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो सवाल उठेंगे, क्या हमारी सियासी जमातें और नई जो हुकूमत है वो उनका जवाब दे पाएगी? ये बिल्कुल वैसे ही सवाल होंगे जैसे 2018 में आप बार बार जो उसका जिक्र करते हैं उस पे होंगे। तो अब होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि ये जो आर्जी सियासी जमातें हैं, कभी टूटती हैं, कभी बनती हैं, कभी एक साइड पे, कभी दूसरी साइड पे, ये रह जाएगी पीछे। और जो मुस्तकिल सियासी जमात है जिसका कोई झंडा नहीं है लेकिन सिर्फ डंडा है, आखिर में वही रह जाएगी और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है हम डीपोलिटिसाइज हो जाएंगे। हमारा पूरा सियासी अमल डिस्क्रेडिट होगा, हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस और इलेक्शन डिस्क्रेडिट होंगे। और ये कोई बहुत खतरनाक और लॉन्ग टर्म प्लान है इन पॉलिटिशियंस को भी डिस्क्रेडिट करने का। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये वक्त है कि जो नवाज शरीफ जो खुद को समझ रहे हैं कि वो इस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप के रोल में हैं, वो कुछ ऐसा करें कि जिससे सबसे पहले तो अवाम का इस पूरे सियासी अमल के ऊपर एतमाद बहाल हो। वो बड़े लीडर है तो कोई बड़ा फैसला करें, बड़े दिल का मुजाहरा करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वजीर आजम तो बन जाएंगे लेकिन वो फिर या तो 88 वाली बेनजीर होंगे या 90 वाले नवाज शरीफ होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। मैं एक ब्रेक लूँगा, एक क्विक ब्रेक, लेकिन मती साहब जिसका इशारा कर रहे हैं, जिस खतरनाक सूरत हाल के बारे में बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं मतीउल्लाह जान साहब के सामने एक सवाल रखते हुए ये ब्रेक लेता हूँ कि उनकी नज़र में इर्रिस्पेक्टिव, क्योंकि नसरुल्लाह मलिक साहब ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास उम्मीदवार ही नहीं होंगे कि वो इलेक्शन किस तरह लड़े। अगर उम्मीदवार हों या ना हो, मेरा दोबारा वही सवाल है कि वोटर्स का सबसे पसंदीदा लीडर कौन है और कौन सी जमात है? अगर सिर्फ इस जाविये से इस इंतखाबात को देखा जाए तो वो कौन होगा? मती साहब से इस पर कॉमेंट लेता हूँ एक ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मतीउल्लाह जान साहब, मैं ब्रेक से पहले वो बात तो हो रही थी कि उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं है, जिसकी वजह से एक क्लियर फील्ड नसरुल्लाह मलिक साहब ये फरमा रहे थे। बट इन योर ओपिनियन, जो आपने भी देखा होगा, आप भी जाते हैं पब्लिक के अंदर, आपके ख्याल में सबसे मकबूल तरीन जमात जो है वो कौन सी है या लीडर कौन है इस वक्त? देखें, मकबूल तरीन जमात का असल इम्तिहान पोलिंग डे होता है और जब लोग वोट डालने के लिए अगर बाहर निकलते हैं तो वो यकीनन अपने पसंदीदा लीडर को वोट डालने के लिए निकलते हैं। और अगर उनका पसंदीदा लीडर इलेक्शन नहीं लड़ रहा तो फिर जरूरी नहीं है कि वो सब के सब बाहर भी निकले। इसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को लड़ रही है तो मैं इस बात से भी इत्तेफाक नहीं करता कि तहरीक इंसाफ को अब किसी लीडर की जरूरत है या किसी उम्मीदवार की जरूरत है। इस वक्त जैसा कि आपने सुना होगा, तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब हैं, उन्होंने कहा कि हम बुखला को हम इलेक्शन लड़ा देंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस का, जिसको आप कह सकते हैं ना कि एक एग्जांपल है जो ओवर कॉन्फिडेंस कहे या कुछ भी कहें। तो अगर तहरीक इंसाफ अब किसी भी शख्स को इलेक्शन में लाती है तो एक बात तो तय है
कि वो शख्स अगर हार गया तो उसकी वजह ये बनेगी कि ये मारूफ नहीं था, ये पॉपुलर नहीं था, या इसकी कैंपेन नहीं थी, या पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। मगर अगर और दूसरी सूरत में जो नवाज शरीफ है या नून लीग है, अगर उनका उम्मीदवार जीतता है तो ये जवाब भी जरूर रहेगा कि मुस्लिम लीग क्योंकि फील्ड में थी और बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले वोट डालने के लिए। जाहिर बात है वोट डालने के लिए लोग तब निकलते हैं जब वो किसी खास बंदे को वज़ीर-ए-आज़म बनता देखना चाहते हैं। जब उन्हें ये पता चल जाए कि उनकी पार्टी का बंदा या उनका जो लीडर है वो तो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहा, तो वो फिर लोग जो है ना, मैं समझता हूँ 50% लोग जो है वो घर ही बैठ जाते हैं। ठीक है। तो अगर नवाज शरीफ जीत भी जाएंगे तो उनका भी कोई ना कोई वजूहात सामने आ जाएगी कि क्योंकि ये फील्ड में थे, क्योंकि ये इनकी पार्टी जो है बड़ी मुतहरक थी और जलसे जुलूस कर रहे थे इसलिए जीत गए। तो आई डोंट नो, दुआ यही करें कि ये इलेक्शन जो भी हो, जब भी हो, इनकी क्रेडिबिलिटी हो और कोई इस पे बाहर से या इंटरनेशनल इदारे इस पे सवाल ना उठाएं, क्योंकि जितने भी सवाल उठेंगे तो इवन नवाज शरीफ भी अगर आ जाएंगे ना, तो जैसा मैंने पहले कहा वो 99 वाले नवाज शरीफ नहीं रहेंगे। अतर काज़मी साहब, ये मती साहब जो फरमा रहे हैं कि वकीलों को टिकटें दी जाएंगी, एंड दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर अ फ्यू मंथ्स नाउ, कि अगर कैंडिडेट्स हमें ना मिले तो फिर वकीलों को ही टिकटें दी जाएंगी। वकीलों को टिकटें देने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या अपना उस वोट बैंक को सिक्योर कर पाएगी? लोग निकलेंगे फिर भी उसी तरह वोट डालने के लिए? देखिए, अगर आप इस तरह देखें ना कि ये तकरीबन 1.5 साल से इस मुल्क में सियासी एक्टिविटी रुकी हुई है जिसके अंदर अवाम पार्टिसिपेट कर सके। 2 सूबों के अंदर जो इंतखाबात होने थे वहाँ पे इंतखाबात नहीं हुए। अब वफाक में जिस टाइम फ्रेम के अंदर इंतखाबात होने थे उस टाइम फ्रेम के अंदर इंतखाबात नहीं हो सके। अब फरवरी में इंशाल्लाह इंतखाबात होंगे। तो देखें, आवाम तो वेट कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि, मुझे ये लगता है कि वो इसमें ज़रूर निकलेंगे और बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे और जिस भी जमात को वो सपोर्ट करते हैं वो उसको वोट ज़रूर डालेंगे। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कैंडिडेट्स का ताल्लुक है, आप आज से कुछ माह पहले चले जाएं तो पीटीआई के तो टिकट्स लेने के लिए जनाब इतनी बड़ी सिफारिशें हो रही थी। अभी इशू ये है कि जिन हालात का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सामना है, उन हालात का कभी भी नून लीग को या पीपल्स पार्टी को हालिया तारीख की मैं बात कर रहा हूँ नहीं था। आप मुझे मिसाल दे दें कि कौन सा बंदा जो 20 दफा गिरफ्तार हुआ है, 21 दफा जमानत हुई, 22वीं दफा फिर गिरफ्तार हो गया। पकड़ के गड़ी शव से उठा के लोगों को मारा गया। इतनी आज मुझे एक भी ऑब्जर्वेशन दिखा दें किसी हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तुम्हें नहीं ये छोड़ेंगे। आप मुझे एक ऑब्जर्वेशन दिखा दें, और ये किसी एक हाई कोर्ट ने, यहाँ पे बयानिया था मखसूस बेंच मखसूस बेंच मखसूस बेंच, अब तो हर हाई कोर्ट से ये इस तरह के फैसले आए। आप बता, ये सनम जावेद को कल उन्होंने रिहा किया, दोबारा गिरफ्तार कर लिया, खदीजा शाह को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। अगर किसी ने आइन और कानून तोड़ा उसके खिलाफ आप जरूर कार्रवाई करें, लेकिन यह कहा जा रहा है कि जो उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, उनका कैंडिडेट इसलिए नहीं है कि जो सामने आता है आप उसको पकड़ के बंद कर देते हैं। तो ये इशू, और वो अदालत उसको छोड़ती है, उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये आपने, अगर खुदा न खास्ता आपने ऐसा अटैक किया होता, आपको जमानत मिलती कि आपको बार बार जमानत मिलती फिर आपको गिरफ्तार करना पड़ता? ऐसा ही कोई हमला आपने किया होता, एक आम आदमी ने किया होता? नहीं, देखें, मैंने वही अर्ज कर रहा हूं कि जिस शख्स ने भी आइन और कानून तोड़ा है उसको आइन और कानून के मुताबिक आप डील करेंगे ना। रियासत का ये कौन सा एक्सक्यूज है कि जी इसने आइन तोड़ा है लिहाजा इसको हम मावराए आइन इसके साथ सलूक करेंगे? उस शख्स के ऊपर इल्जाम क्या है? कानून की खिलाफ वर्जी का। तो कानून की जब कोई खिलाफ वर्जी करता है कोई शख्स, तो रियासत हुकूमत कानून के तहत उससे डील करती है और उसको बताती है कि कानून के ऊपर अमल दरामद कितना जरूरी है। काज़मी साहब, मतीउल्लाह जान साहब, नुसरत मलिक साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट जारी थी। आई विश मैं इसको मजीद कंटिन्यू कर सकता, लेकिन वक्त की बंदिश है, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।